अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बाजी नाम का एक आदमी एक सिलेंडर सप्लाई एजेंसी में काम करता है। बाजी सिलेंडर पहुंचाने की ऑटो में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन वो जब भी अपने मालिक से पैसे ज्यादा मांगने की कोशिश करता, उसका मालिक उसकी बात को टाल देता था। मालिक, इस साल मुझे 1 साल पूरा हो जाता है आपके पास काम करते हुए। अब तो मेरी पगार बढ़ाइए मालिक। अबे तू पागल हो गया है क्या? सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। इतने में तो मैं तुझे अच्छे से जानता भी नहीं, और तू कह रहा है कि पगार बढ़ाओ। ये नहीं चलेगा बेटा, कुछ दिन और इंतजार कर। ऐसा कहकर हमेशा बाजी का मालिक उसे फटकार लगाता था, जिस वजह से बाजी मन ही मन में निराश होने लगा था। लेकिन एक रात सोते सोते वो सोचता है, ये मेरा मालिक लगता नहीं कि मेरी पगार बढ़ाएगा। इससे अच्छा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ताकि मेरे पैसे की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ये सोचकर बाजी दूसरे ही दिन गांव के बाहर एक अंडरग्राउंड हाउस बनाता है और वहां पर सप्लाई करने वाले सिलेंडर के ऑटो को सीधा अपने अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस में ले जाता है। वहां पर वो सभी सिलेंडर से थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर अपने खुद के सिलेंडर में भरकर रखने लगा और बाद में उन सिलेंडर को वो ब्लैक में आधे दाम में बेचने लगा। देखो मालिक, अब ना मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है और ना ही कभी तुम्हें पगार बढ़ाने की जिद मैं करूंगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ऐसा करके बाजी कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। लेकिन इधर जिन जिन को बाजी सिलेंडर गैस सप्लाई करता है, वो लोग सिलेंडर में गैस कम होने की कंप्लेंट एजेंसी में करने लगे थे। एक दिन एक आदमी गैस एजेंसी में जाता है और कहता है, अरे ये क्या साहब, आपसे हम गैस खरीदते हैं और आप हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। अरे क्या हुआ पहले बताओगे या फिर यूं ही चिल्लाते रहोगे? देखिए मालिक, आपके एजेंसी से आए हुए सिलेंडर में आजकल गैस बहुत कम आने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ऊपर के ऑफिस में जाकर आपके एजेंसी की कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है, आप कुछ दिन की मोहलत मुझे दीजिए, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। ऐसा कहकर मालिक उसके पास काम करने वाले सभी आदमियों को बुलाता है और पूछता है, अरे क्या रे, ये अचानक गांव के लोग कंप्लेंट क्यों करने लगे कि सिलेंडर में गैस कम है बोल के? ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? लेकिन मालिक की बातें सुनकर सभी इस बारे में कुछ नहीं पता ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। मालिक की नजर बाजी पर टिकी हुई रहती है। मालिक देखते हैं कि बाजी मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। ये देखकर मालिक एक प्लान बनाते हैं और बाजी को बुलाते हैं। सुनो बाजी, तुम्हें पगार बढ़ाकर चाहिए थी ना? कल से ही तुम्हारी पगार बढ़ा रहा हूं मैं। नहीं मालिक, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मालिक बाजी की ये बातें सुनकर चौंक जाता है और उस पर उसे शक होने लगता है। एक दिन जब बाजी सिलेंडर ऑटो में लेकर एजेंसी से निकलता है तो मालिक चुपके से उसे फॉलो करता है। वो देखता है कि सिलेंडर वाला ऑटो लेकर किसी अंडरग्राउंड हाउस में जा रहा है। मालिक भी उसके पीछे पीछे जाता है और वहां देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रहती है। वो देखता है कि बाजी वहां पर एजेंसी के सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा था। ये देखकर मालिक उसके पास जाता है, उसे पकड़ के कहता है, क्यों रे, इसलिए ही तुझे पगार बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मुझे माफ करो मालिक, मैं बहक गया था मालिक, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर कहना। इस तरह मालिक बाजी के अंडरग्राउंड सिलेंडर हाउस का पता लगाकर उसकी चोरी पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। ब्यूटीफुल बाम्बू हाउस विद स्विमिंग पूल। सुंदरनगर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था। मोहनलाल को एक रोहित नाम का बेटा रहता है, लेकिन वो बहुत आलसी और कामचोर रहता है। बाप के कमाए रुपए पर ही वो ऐश करता है। उसकी इस अय्याशी को बंद करने के लिए मोहनलाल ने उसकी शादी भी करवा दी, क्योंकि मोहनलाल सोचता था कि जिम्मेदारी आएगी तो बेटा कुछ काम धंधा करने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तब जमींदार सोचता है, अरे ये क्या, सोचा बेटे की शादी कर दूंगा तो वो जरूर सुधरेगा, लेकिन ये बहू भी वैसी ही निकली। अब एक को छोड़कर दो को सुधारना पड़ेगा। तभी वहां पर उसकी बहू आती है और वो कहती है,
सुनिए ससुर जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। नई दुकान लगी है साड़ियों की, मैं वहां जाती हूँ और कुछ शॉपिंग करके आती हूँ। जमींदार अपने सर पर हाथ रख के बहू को पैसे देता है और वो बहू भी पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती है। इन्हें घर बैठे पैसे मिल रहे हैं ना, इसलिए पैसों की कोई कदर नहीं इन्हें। मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि ये सुधर जाए। जमींदार ऐसा सोचता रहता है कि क्या किया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन दोनों को बुलाता है और कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद एक अनाथ आश्रम को दान में दे दी है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो जंगल वाली जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगा तो इस घर पर वो अनाथ आश्रम वाले आकर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले तुम दोनों उस जंगल की जमीन पर चले जाओ। ये सुनकर दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उसकी पत्नी दोनों के कपड़े का गट्ठा लेते हुए रोहित को कहती है, अरे ये क्या जी, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ऊपर से इस जंगल में भेज दिया। अरे इस जंगल में हम क्या करेंगे? यहाँ पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ऊपर से तुझे कुछ बनाना भी नहीं आता। तुम बस करो जी, ऐसे मौके पर भी तुम मुझे कोसने का बहाना मत छोड़ो। देखो जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, खुद के खाने के पहले उनका खाना न बने। हाँ, तुम सच कह रही हो, कुछ करना पड़ेगा। दोनों सोचते ही रहते हैं कि अब क्या करें। तभी रोहित की नजर बाम्बू के पेड़ पर पड़ती है और वो कहता है, अरे वो देखो बाम्बू के पेड़। मैंने देखा है यूट्यूब में कि दो आदमी मिलकर जंगल में बाम्बू से घर बनाते हैं, स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। अब हम भी वैसा ही करेंगे। दोनों मिलकर सुंदर सा बाम्बू का घर बनाते हैं और बाद में एक स्विमिंग पूल भी बनाते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं रहता, इसलिए उसकी पत्नी भी मान जाती है और दोनों मिलकर बाम्बू का एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसके तीनों बाजू से स्विमिंग पूल भी बना लेते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर रात तक बाम्बू हाउस और स्विमिंग पूल बना लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। दोनों देखते हैं कि उनके बनाए हुए स्विमिंग पूल में जंगल के जानवर भी पानी पीने आते हैं। ऐसा करके दोनों उस जंगल में जीवन गुजारने लगते हैं। रोहित रोज जाकर कुछ लकड़ियां जंगल से तोड़कर गांव में बेच कर आता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाने लगा। वो सोचता है, पिताजी ने सही कहा था, मुझे अभी पता चल रहा है कि मेहनत क्या होती है। जी हाँ, मैं भी आपके पागलपन में साथ देती थी, आपको समझाने के बजाय। कितने मूर्ख थे हम दोनों, पिताजी को कितना बुरा लगता होगा। पहले लगता था बेटा, लेकिन अब नहीं लगेगा। अरे पिताजी, आप इतने जल्दी आ गए यात्रा से? नहीं बेटा, मैं गया ही नहीं, मैं तो तुम पर नजर रख के था। रोहित और उसकी पत्नी पिताजी से माफी मांगते हैं और तीनों मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हफ्ते में 4 दिन वो गांव में और 3 दिन वो जंगल के बाम्बू हाउस में रहने लगते हैं और अपना जीवन मेहनत करके गुजारने लगते हैं।